हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने इसके पहले के जो दो वीडियोस है वो देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट एंड देन कम ऑन टू दीज टॉपिक्स, क्योंकि सारे टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर सारे टॉपिक्स आपने सीक्वेंस वाइज टेक्स्ट बुक को रेफर करते हुए पढ़े होंगे तो आपके लिए इसको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आइडिया जनरेशन इस टॉपिक से हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, which is referred to as a process of creating, developing and communicating ideas which are abstract, concrete और visual। किसी भी entrepreneurial opportunity, entrepreneurial venture के रूट में होता है एक आइडिया। अब ये आइडिया इन द इनिशियल फेज जरूरी नहीं है कि आपको 100% क्लैरिटी से पता हो, वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज हो सकती है। बट उस आइडिया को आप कंस्ट्रक्ट करोगे, उस एब्स्ट्रैक्ट चीजों में डिटेल्स ऐड करोगे। तो आपने जो आइडिया सोचा है, जो कॉन्सेप्ट सोचा है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस आप अंडरटेक करते हो, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग आइडिया जनरेशन जो है वो बोलेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आइडिया जनरेशन, तो ये आइडियाज जो हमारे हैं वो आएंगे कहाँ से? तो आइडिया जनरेट करने के लिए जो ब्रॉड फ्रेमवर्क होते हैं, रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, उनको हम लोग आइडिया फील्ड्स बोलते हैं। कि आइडिया आएगा कहाँ से? तो आइडिया फील्ड से आएगा। अब ये फील्ड्स अलग अलग हो सकते हैं। अब हमारे सिलेबस के अंदर हमें 6 ब्रॉड डिविजन्स दिए हैं। आपके नेचुरल रिसोर्सेज, मार्केट में कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कोई मार्केट ड्रिवन आइडिया हो सकता है, कोई ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया हो सकता है, सर्विस सेक्टर का आइडिया हो सकता है, फिर कुछ अलग ही नया क्रिएटिव एफर्ट आपका हो सकता है जिसके थ्रू आप एक न्यू इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लेके आए। अब ये जितने भी हमारे 6 अलग अलग ब्रॉड डिविजन्स हैं, इसकी डिटेल में चर्चा हम लोग अभी करेंगे पॉइंट वाइज। इफ यू टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमारे आसपास जो है, द एनवायरमेंट दैट वी सराउंडेड विद हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर कमर्शियल यूजेस। आज हम लोग फॉरेस्ट में गए, हमने लकड़ा देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझे तो फर्नीचर बनाया। हम लोग किसी नदी के पास गए, स्प्रिंग के पास गए, वहां पे फ्रेश वाटर मिला, सोचा कि फ्रेश वाटर हर एक को अवेलेबल नहीं होगा, तो उसे बॉटल्ड वाटर बनाया। तो हमारे आसपास, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हमें काफी ज्यादा ऐसे ऑन्टरप्रेन्योरियल आइडियाज मिल सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक एंटरप्राइज को बिल्ड कर सकेंगे। सो व्हेन यू सी द नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड यू, एंड उस नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए, एक एलिमेंट ऑफ नेचर को इस्तेमाल करते हुए आप एक कमर्शियल प्रोडक्ट, एक कमर्शियल यूज एक्सप्लॉइट करोगे, तो वो आइडिया फील्ड को नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाएगा। व्हेन यू रेफर टू योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, आपको एक टेबल दिखेगा जहाँ पे मल्टीपल आपको ग्रिड में दिए होंगे कौन से आइडियाज है, कौन से प्रोडक्ट्स है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन ऑफ आइडिया फील्ड्स, यस, इसको एक शॉर्ट नोट की तरह पूछा जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये सवाल जो है एज एन एमसीक्यू आता है कि आइडेंटिफाई द आइडिया फील्ड दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन अ पर्टिकुलर केस। तो जो की वर्ड्स है उसके ऊपर खास ध्यान दीजिएगा। नाउ फॉलोड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब हम लोग एज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे हमारे मार्केट में ऑलरेडी बहुत सी चीजें एग्जिस्ट करती है। बट हमें ये जानना जरूरी है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होने के बावजूद बहुत ज्यादा ऐसी अनमेट नीड्स हो सकती है मार्केट में, ऐसे स्कोप हो सकते हैं जहां पे आप इंप्रूवमेंट करके या चेंजेस लाके एक सब्सटैंशियल डिफरेंट क्रिएट कर पाओगे। नाउ द आइडिया हियर इज दैट जब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजों में आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स करने पड़ेंगे। इट्स एज गुड एज अंडरस्टैंडिंग कि जो मार्केट में मिल रहा है उसको एवेल्युएट करो, और उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे आपको काम करना है। सो यू हैव टू कीप अप विथ योर कंपटीशन। आपके कंपटीशन जो नई नई चीजें कर रहे हैं उनके ट्रेंड्स को एनालाइज करो, आपके इंडस्ट्री को एनालाइज करो। आप अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हो इन द प्रोडक्ट, कौन से कंज्यूमर की अनमेट नीड है जिसको सेटिस्फाई करने से आप मार्केट गैप को प्लग कर पाओगे, ये सारी चीजें आपको सोचनी है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे अबाउट द टूथपेस्ट मार्केट, राइट, तो टूथपेस्ट मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कन्वेंशनल ब्रांड्स थे, बट कोलगेट वाले ने कोलगेट सॉल्ट लाके एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन किया कि हाँ भाई हमारे टूथपेस्ट में नमक है। तो उन्होंने एक मार्केट की नीड देखी, जो कस्टमर ट्रेंड देखा, एंड उसके बेसिस पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। बहुत जगह पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एग्जिस्टिंग ब्रांड जो कि काफी हाई प्राइस पॉइंट पे आते हैं, जो कि बहुत मेजोरिटी ऑफ द मार्केट के लिए शायद अनअफोर्डेबल हो, तो उसके हम चीपर सब्सटीट्यूट्स बना सकते हैं। जैसे डोरिटोज जो नाचोस बनाता है, उसका एक सस्ता वर्जन बालाजी ने बनाया है, राइट, फ्लेमिंग हॉट के जो नाम से। So the idea here is that when you look at the existing products around you, either you can improve an existing product or you can provide a cheaper substitute of the same.
या फिर आप जो है वो कुछ ऐसा इनोवेशन प्लान कर सकते हो, कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, जिसके थ्रू आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की प्राइस लिमिट को जो है, प्राइस रेंज को घटा सकते हो। चाहे वो सैशेट्स की बात हो कि आपने पहले बॉटल ऑफ शैम्पू जो थी बहुत महंगा पड़ता था तो हमने उसको सैशे में कन्वर्ट कर दिया, या फिर हमारे फ्लैगशिप फोन्स का हम लोगों ने मिनी वर्जन या लाइट वर्जन जो है वो लॉन्च करा। तो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हमें एक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया दे सकता है। Now, followed by this, we have something known as market-driven ideas. Now, we need to know that market-driven ideas के लिए market research क्या होता है, वो हमें करना पड़ेगा। Market research बोला गया है as social and opinion research, which becomes a systematic process of gathering and interpreting information about individuals and organizations, और इस information को हम statistically analyze करेंगे जो जिसके थ्रू decision making किया जाएगा। तो हमारे आसपास मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, राइट। तो इन सारी चीजों को, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, वांट्स, डिमांड्स, इन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। इन सारी चीजों को स्टडी करने पे ये देखा जाएगा कि भाई हम लोग इन डिमांड्स के लिए क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या है, क्या गैप निकल के आ रहा है। तो हमें पता चलेगा कि भाई मार्केट की जरूरत क्या है, मार्केट में क्या चीज अवेलेबल है, क्या चीज नहीं है, कितना मार्केट साइज है, और हम हमारे ब्रांड का क्या एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएंगे विद द एग्जिस्टिंग कंपटीशन और नॉट। तो मार्केट ड्रिवन आइडियाज एक बहुत सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन का, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करोगे और उसके बाद डिसीजंस लोगे। अब जो इन्फॉर्मेशन आप एनालाइज कर रहे हो उसमें क्या स्टडी करना है, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर। उसके बाद मिलेगा कि मार्केट में जरूरत क्या है, मार्केट का साइज कितना है, ऑलरेडी कितना कंपटीशन है, और हमारे एंट्री के लिए कोई जगह बचती है या फिर नहीं बचती। Now followed by market, we have trading related ideas. Now trading, ये जो है आपने बीएसटी में भी लास्ट ईयर ग्रेड 11 में पढ़ा था, इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग समथिंग जिसको हम आगे बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं आता। नाउ the advantage of any trading business is that it's very easy to launch and it is less risky। रीजन क्योंकि आपका कोई फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, आपकी कोई प्लांट, फैक्ट्री, मशीनरी कुछ नहीं है। अब ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रेडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी इवॉल्व हुआ है। वी हैव समथिंग नोन एज लोकल ट्रेड, जहाँ पे हम विद इन द स्टेट, विद इन द सिटी अलग अलग जगह पे ट्रेड करते हैं। अब हम लोग सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में ही नहीं बट बाहर भी हम लोग ट्रेड करते हैं थ्रू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फॉरेन एक्सचेंज ऑन करने के लिए हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। साथ ही साथ विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव ऑल्सो मूव टू ई कॉमर्स, जिसने कहीं ना कहीं किसी भी एंटरप्राइज के स्कोप ऑफ वर्क को काफी वाइडन कर दिया है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब जब मार्केट में इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आती है तो कंपटीशन बढ़ता है और अगर हमें उस मार्केट में एंट्री लेनी है या फिर एग्जिस्टिंग मार्केट में सरवाइव करना है तो हमें काफी ज्यादा स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। जब ई कॉमर्स आया, काफी ज्यादा ब्रांड्स को अपना प्रेजेंस सोशल मीडिया पे बनाना पड़ा, काफी ज्यादा लोगों को उसकी वेबसाइट डेवलप करनी पड़ी, तभी जाके वो लोग उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। तो ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज में आपको ध्यान रखना है, हम लोगों को अलग अलग तरीके ढूंढने ऑफ सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आई होप ये ट्रेडिंग रिलेटेड समझ में आता हो। देन वी हैव सर्विस रिलेटेड आइडियाज। नाउ सर्विसेज जो है इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम अ प्रोडक्ट, क्योंकि इनटैंजिबल चीजों के बारे में बात कर रहा है। नाउ सर्विसेज जो है उसने एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर्स में बहुत ज्यादा जो है वो यू कैन से डिसरप्शन किया है। In context of all the major big brands that we know of today, which are celebrated as successful startups, all of those things are services. तो यहाँ पे आपको जानना है कि जैसे सोसाइटी ज्यादा प्रोग्रेसिव बनता है थ्रू एजुकेशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं हमारे सामने। एंड इन सारे अपॉर्चुनिटीज में अगर आप कोई सर्विस को एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, मैंने ऐसे प्रोडक्ट इज समथिंग दैट इज मार्केटेबल, दैट इज सेलेबल, जिसके एक्सचेंज में आपको पैसा मिलता है। तो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखता है जहाँ पे आप एक सर्विस प्लेस कर पाओगे तो उसके थ्रू भी काफी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर शुरू किए जा सकते हैं। जैसे कि पहले लोगों के घर में इतने होम डोमेस्टिक अप्लायंसेस नहीं थे, तो डोमेस्टिक अप्लायंसेस का एक अलग बिजनेस बना। नाउ दैट वाज अ प्रोडक्ट रिलेटेड यू मे से इनोवेशन। बट अगर प्रोडक्ट्स लोग खरीद रहे हैं तो प्रोडक्ट्स बिगड़ेंगे भी, अगर बिगड़ेंगे तो उनकी सर्विसिंग भी करनी होगी, तो वो हमारे लिए एक सर्विस सेक्टर का आइडिया बन जाता है। लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, हर एक को अपना पर्सनल व्हीकल चाहिए तो उसकी सर्विसिंग करानी भी जरूरी है। अगर लोग बहुत बिजी रहते हैं, बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल से जीते हैं, दे वांट समथिंग टू ईट टू कीप देयर बॉडी गोइंग, तो फास्ट फूड डेवलप हुआ। तो वैसे ही जितने अलग अलग हमारे पास मार्केट में चेंजेस आते हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं,
उसके थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई कि मल्टीपल सर्विस सेक्टर आइडियाज ओपन अप फॉर अस. Following this, the last idea field that we have is creative efforts. Now, creativity is something which is inborn and हर एक इंसान के अंदर internally होती है. वो आपके talent and abilities पे depend करता है कि भाई आप किस तरीके से आपके आसपास के opportunities को evaluate करते हो और उन opportunities से product develop करते हो so that आप कुछ gain generate कर सको. Now, जब हम creative efforts के बारे में बात करेंगे तो creative कैसे होना है? How do you actually say that you are creative? तो ऑन्टरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएटिविटी से तब डेवलप होते हैं जब आप या तो एक इन्वेंशन कर रहे हो. इन्वेंशन करना मतलब एक कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस को डिस्कवर करना, डेवलप करना. दूसरी चीज, अगर आप इन्वेंशन नहीं कर सकते तो आप इनोवेशन कर सकते हो. इनोवेशन करना मतलब एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस को इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना. तीसरा पॉइंट, हम लोग जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो ऑलरेडी चल रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो ऑलरेडी चल रहा है, उसको बनाने का जो प्रोसेस है उसमें एक न्यू इनोवेशन ला सकते हैं जिसकी वजह से या तो एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट रिड्यूस होता है. तो ये सारी चीजें, जब एक न्यू प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट भी आप डेवलप करते हो तो वो भी एक क्रिएटिव एफर्ट है, उसमें से भी गेन जनरेट किया जा सकता है. साथ ही साथ जब हम ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज की बात करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए आप नया मार्केट ढूंढते हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का नया यूज ढूंढते हो, तो वो भी क्रिएटिव एफर्ट ही माना जाता है. जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जिलेट जो कंपनी है वो यूजुअली मैन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाता है, बट कल को अगर जिलेट अपने रेजर्स को पिंक शेड दे दे तो वो रेजर्स फॉर विमेन भी लॉन्च करा जा सकता है. राइट, सो द आइडिया हियर इज दैट हमारे पास प्रोडक्ट तो है बट उस प्रोडक्ट की प्लेसमेंट अलग तरीके से की जाए, उसका न्यू यूज केस सिनेरियो डिस्कवर किया जाए, तो वो भी एक क्रिएटिव एफर्ट ही माना जाएगा. तो आई होप आपको ये 6 जो अलग अलग तरीके थे, आइडिया फील्ड्स थे, ब्रॉड फ्रेमवर्क्स थे, वो समझ में आते हैं. इसके अराउंड क्वेश्चन आप एग्जाम में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ फॉलोड बाय दिस, आइडियाज कहाँ से ढूंढने वो तो समझ में आ गया, बट वी नीड टू ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू अपॉर्चुनिटीज. अब आइडियाज को स्पॉट करना, जो एक बेसिक आइडिया है, वो एक एक्सपीरियंशियल प्रोसेस है. आपने आसपास चीजें देखी तो आपको जो है वो रियलाइज हुआ कि हाँ यार इधर कुछ कर सकते हैं, कुछ सुपर है यहाँ पे. बट उस आइडिया को डेवलप करना एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है. रीजन, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट को स्टडी किया, आइडिया को एवेल्युएट किया और फिर आप उसको एक एंटरप्राइज में डेवलप करना चाहते हो. तो वो एंटरप्राइज डेवलपमेंट करने के लिए आपको स्ट्रेटेजिकली चीजों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, प्रोस कॉन्स इवैल्यूएट करने पड़ेंगे एंड देन यू गो फॉरवर्ड. राइट, तो अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, वो आइडिया से अलग कैसे है? आइडिया एब्स्ट्रैक्ट होता है, वेग होता है, बट जब आप उस आइडिया को स्ट्रेटेजिकली डेवलप करते हो तो वो एक अपॉर्चुनिटी बनेगा. अब उसके लिए चाहिए क्या? आपकी नॉलेज, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड क्रिएटिविटी चाहिए होगी. तो आइडियाज को जब आप प्रोसेस करोगे यूजिंग योर नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंसी एंड क्रिएटिविटी, तो आप उस आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जब हम लोग आइडिया से अपॉर्चुनिटी जा रहे हैं तो क्या चीजें इवैल्यूएट करनी है? जब हम बोल रहे हैं कि असेसमेंट करना है कि भाई हर एक आइडिया जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं होता, हमें आइडियाज को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई हमारा जो आइडिया है क्या उसका मार्केट असेसमेंट है कि नहीं, मतलब कैन वी सेल दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट और नॉट. तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स है कि कोई भी आइडिया को अपॉर्चुनिटी तक अगर ले जाना है तो दो तरीके के हमें असेसमेंट करने पड़ेंगे. एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडिया जहाँ पे 7 स्टेप्स हैं, एंड एक मार्केट असेसमेंट जिसमें 4 स्टेप्स. अब इंडिविजुअली ये सारे स्टेप्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है जो अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा. ठीक है, यहाँ से भी आपको इंडिविजुअल से सवाल आ सकता है या फिर सिर्फ मार्केट असेसमेंट अलग से पूछा जा सकता है. तो आप एज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट इसको समझिए एंड एज इंडिविजुअल टॉपिक्स भी आप इसको समझने की कोशिश करिएगा. रीजन, क्योंकि इसमें से आपको या तो एक लॉन्ग आंसर आ सकता है या फिर एक शॉर्ट आंसर आ सकता है. Now we talk about the first step in the investigation of ideas, which is product identification. Now आपको समझना है that किसी भी आइडिया को अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो एक एंटरप्राइज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. तो आपको एक ऐसा आइडिया सोचना है जिस आइडिया को आप डिफाइन कर सको इन टर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस जिसको बेचा जा सकता है. अब अगर आपने जो आइडिया सोचा उसके रिगार्डिंग अगर आपके पास उस नीड को सेटिस्फाई करने वाला प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं अपने प्रोडक्ट को इससे अलग कैसे बना सकता हूँ, इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, कौन सा नया यूज ला सकता हूँ जिसके वजह से मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे कंपटीशन से ज्यादा लोगों को दिखनी चाहिए, इवेल्युएट करनी चाहिए. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग इन प्रोडक्ट्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो एक सेम नीड को कैटर करता है, क्योंकि अगर आपको compete करना है तो आप में एक बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन होना चाहिए. जितने भी कीवर्ड्स हैं इसके एक्सप्लेनेशन में वो मैंने वैसे ही हाईलाइट करके रखे हुए हैं. दीज विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल, खासतौर पर जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो को देखोगे या इस कंटेंट को यूज करोगे.
Now, followed by product identification, we have the second step, which is application and use. Now, ideas को ना सिर्फ abstract terms में नहीं समझना है. As entrepreneurs बहुत बार लोग ये गलती करते हैं that हम लोग ना अपने आप के प्रोडक्ट से इतना ऑब्सेस हो जाते हैं that हम ये समझते नहीं कि मार्केट को उस चीज की जरूरत है या फिर नहीं है. So, किसी भी आइडिया को एग्जामिन करो उसके यूज केस से, मतलब क्या रियल लाइफ में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उसका यूज केस एग्जिस्ट करता है तो क्या हम उसको बेहतर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. राइट. जैसे होटल बुकिंग पहले भी होती थी, बट आज booking.com या फिर ट्रिवागो या फिर अलग अलग जो वेबसाइट्स आए उन्होंने उस प्रोसेस को बेहतर कर दिया है. मूवी थिएटर्स पहले भी थे, बट बुक माई शो ने इस प्रोसेस को हमारे लिए कन्वीनियंट कर दिया है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट एप्लीकेशन एंड यूज, यू हैव टू सी कि आपका जो एंटरप्रेन्योरियल आइडिया है, कैन यू मॉडिफाई इट टू मेक इट बेटर एंड एड मोर वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग यूज और नॉट. तीसरा जो स्टेप है जो इन्वेस्टिगेट हमें करना है वो हमारे कंपटीशन को स्टडी करना है. ना किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में आपको कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ेगा. और मार्केट कंपटीशन जो है वो एक अच्छी भी बात है, बिकॉज इट ऑलवेज फोर्सेज यू टू इनोवेट, इट ऑलवेज फोर्सेज यू टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. तो आप जो है वो मार्केट के कंपटीशन को स्टडी कर सकते हो बाय अंडरस्टैंडिंग द डिमांड एंड सप्लाई. जिस मार्केट में डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है वहां पे ऑटोमेटिकली कंपटीशन आएगा. जिस जगह पे सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है वहां पे कंपटीशन इतना ज्यादा होगा कि आपके लिए अपना खुद का स्पेस बनाना मुश्किल हो जाएगा. तो ये सारे ट्रेंड्स जब आप डिमांड एंड सप्लाई के देखोगे, इट विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको इस डोमेन में आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना. नाउ फोर्थ स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडियाज इज लेवल ऑफ ऑपरेशन. अब हम लोगों ने देख लिया कि भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो सही है, उसके यूज केस देख लिया, कंपटीशन देख लिया, एप्लीकेशन ने यूज समझ लिया. तो अब देखना है कि भाई अगर हम लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं, एंटरप्राइज को बनाते हैं, तो हम कितने लेवल तक का धंधा बनाएंगे. सो डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ आर प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन आर मार्केट शेयर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मिलेगा, हम हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन डिफाइन करेंगे. अगर आप एक बहुत ही छोटे मार्केट के लिए डील कर रहे हो तो आप एक स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो. बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पूरे इंडिया में मार्केट करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको बड़े लेवल की लार्ज स्केल फैक्ट्री लगेगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगेगी. सो डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट मार्केट, द प्रोडक्ट दैट यू वांट टू मेक एंड हाउ लॉन्ग और हाउ लार्ज योर स्केल ऑफ ऑपरेशंस आर गोइंग टू बी, उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट भी करेंगे. देन वी हैव द नेक्स्ट स्टेप विच इज टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी. अब बहुत बार आइडिया जो होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है. बट बहुत सी टेक्नोलॉजी शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं हो, और अगर होती है तो आपको वैसे लोग नहीं मिलते, वैसे लेबरर्स नहीं मिलते जो उस टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज करके आगे बढ़ सके. तो उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या ये एप्लीकेशन ऑफ दिस न्यू टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, क्या अडेप्टेशन पॉसिबल है या फिर नहीं. तो पहले तो आपको ये देखना है कि टेक्नोलॉजी है या नहीं. अगर अवेलेबल है तो क्या इस टेक्नोलॉजी को मैं अपने लेबरर्स को सिखा पाऊंगा, अप्लाई कर पाऊंगा इन रियल लाइफ और नॉट. तभी जाके हम लोग हमारे हमारे प्रोडक्शन फैसिलिटी को रेडी कर पाएंगे, तभी जाके हम लोग जो है वो इसमें आगे बिजनेस डेवलप करने का सोच पाएंगे. बिकॉज इफ यू डू नॉट प्रोड्यूस दीज गुड्स तो फिर आप सेल तो क्या ही करोगे. बियॉन्ड दिस वी हैव स्टेप नंबर 6 विच इज कॉस्ट. तो हम लोगों को ये चीज समझनी है कि प्रोडक्शन करते वक्त हमने कुछ एक्सपेंडिचर्स किए होंगे, एंड डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑपरेशन पे हमारे कॉस्ट जो है वो अलग अलग होते हैं. तो हमें यूनिट कॉस्ट डिटरमाइन करना है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑपरेशन. अब हम सब ने जो है वो शार्क टैंक देखा हुआ है, तो वो लोग हमेशा पूछते हैं कि भाई आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है, आपका एबिटा कितना है, आपके यूनिट कॉस्ट या यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में बताओ. सो द आइडिया हियर इज दैट हमारे जो वेरिएबल खर्चे होते हैं वो तो हमें रिकवर करने ही हैं, बट जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ ऑपरेशंस, वो फिक्स्ड खर्चे हमारे लिए विथ इंक्रीज इन आउटपुट घटते जाते हैं. और यूनिट कॉस्ट आपने इनफैक्ट ग्रेड 11 में भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है विद इंक्रीज इन आउटपुट वो घटता जाता है, बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमें किस लेवल ऑफ ऑपरेशंस पे पहुंचना पड़ेगा जिसके थ्रू हमारा यूनिट कॉस्ट हम ऑप्टिमाइज कर सके, क्योंकि कॉस्ट घटेगा तो ही प्रॉफिट बढ़ेगा. लास्टली हमें ये देखना है कि क्या हमारा कॉस्ट हमारे कॉम्पिटिटर्स के मुताबिक सही है या फिर नहीं है, बिकॉज हमारा कॉस्ट ही हमारा सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने वाला है. जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कस्टमर के लिए कॉस्ट होने वाला है, विच इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बिकॉज इफ द कस्टमर फील्स दैट a product is overvalued he will not buy. राइट. तो कॉस्ट एस्टिमेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ट्राई एंड मैच इट विथ योर कॉम्पिटिटर्स, और अगर उनका कॉस्ट आपसे कम आ रहा है मतलब देयर इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर्ली, तो उसके ऊपर आप इवैल्यूएट करके अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो. लास्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडियाज डील्स विद टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन. तो हमें वैसे आइडियाज देखने हैं जिसके बेसिस पे एक ऐसा एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर हम लोग बना सकें
मार्केट शेयर गैदर कर सके, ताकि प्रॉफिटेबली हम लोग जो है वो सर्वाइव ग्रो कर पाएंगे एज ए बिजनेस। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एन एंटरप्राइज इज एन इकोनॉमिक एंटिटी, वी हैव टू थिंक अबाउट सेल्स, वी हैव टू थिंक अबाउट प्रॉफिट। हम लोग एनजीओ नहीं चला रहे, हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, राइट। नाउ आई होप ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडियाज के सारे स्टेप्स आपको समझ में आए। अब हम लोग मार्केट असेसमेंट के बारे में 4 स्टेप्स समझेंगे। पहला स्टेप ऑफ मार्केट असेसमेंट डील्स विद डिमांड। अब आपको समझना है कि हमारे कंज्यूमर जो होंगे उसको हमें क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द टारगेट ग्रुप्स, जो हमारे लिए जो TAM जो बोलते हैं ना, टारगेट ऑडियंस है, टारगेट मार्केट जो हमारा होगा वो हम लोगों को बताना पड़ेगा। अब हमारा जो टारगेट ऑडियंस होगा उसमें एज वाइज, जेंडर वाइज, इकोनॉमिक स्टेटस वाइज, रीजन वाइज बाइफरकेशन हो सकते हैं, और हर एक डिफरेंट पर्सन ऑफ द पॉपुलेशन का टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिफरेंट होगा। अब आपने एक बार टारगेट ऑडियंस जो है उसको डिफाइन कर दिया, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई आपका जो मार्केट साइज है जो आप केटर करना चाहते हो वो कितना बड़ा है। क्या आप लोकल लेवल पे काम करना चाहते हो, स्टेट लेवल पे करना चाहते हो, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसकी डिमांड है या नहीं, ये टारगेट मार्केट डिटरमाइन करेगा। दूसरी चीज, सप्लाई एंड नेचर ऑफ कंपटीशन। अब आपका सप्लाई जो होता है वो आप डिसाइड करते हो कि कितनी क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी आप मार्केट में अवेलेबल करवाना चाहते हो। तो उसके लिए पहले तो देखना पड़ेगा कि हमारे कंपटीशन में कितने लोग हैं जो ऑलरेडी इस चीज को सप्लाई कर रहे हैं, और क्या एडिशनल सप्लाई की जरूरत है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ने ही मार्केट को सैचुरेट कर लिया है, तो there is very little scope that you will enter the business and will be able to capture a market share. सो जब आप एस्टिमेट कर रहे हो कंपटीशन को और सप्लाई को, आपको ये देखना है कि भाई फ्यूचर में डिमांड कितनी बढ़ने वाली है, और फ्यूचर के डिमांड के हिसाब से मेरे जैसे और कौन लोग हैं जो इस मार्केट में आने वाले हैं, और फिर भी क्या मेरी जगह मैं बना पाता हूँ या नहीं बना पाता। क्या मेरे पास एक साइजेबल टारगेट मार्केट है जिसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ। फॉलोड बाय दिस कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे भी है। ध्यान रखिए वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडियाज में भी था और मार्केट असेसमेंट में भी है। तो आपको यहाँ पे जब मार्केट असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन का नहीं बट कॉस्ट एडवांटेज के बारे में समझना है। वी हैव टू कंपेयर आवर कॉस्ट विद अदर अवेलेबल प्रोडक्ट्स एंड वी हैव टू इन्फ्लुएंस द डिलीवरी मैकेनिज्म इन द सेंस दैट हमारा प्रोडक्ट इज मोर एफिशिएंट, हमारा प्रोडक्ट इज कॉस्ट सेविंग, एंड एज a result of this our cost advantage, our efficiency will allow us to gain a better profitability in terms of the remaining competition that we have. तो जब आप इन्फ्लुएंस करोगे अपने डिलीवरी मैकेनिज्म को ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट एंड सर्विस, आप अपने कंपटीशन को बीट कर पाओगे बाय फिगरिंग आउट अ वे ऑफ कटिंग डाउन योर कॉस्ट। लास्टली हमारे पास है प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज। सो इनोवेशन इज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। तो मार्केट असेसमेंट करने से हमें पता चलेगा कि भाई कौन से इनोवेशन एंड चेंजेस हो रहे हैं जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं। तो उनके चेंजेस के साथ हमें भी अप टू डेट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग जो सोच आज रख रहे हैं उसका प्रोडक्ट बनेगा 6 महीने बाद, तो तब तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने वाला है, और उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हमें अप टू डेट रहना है, और वो टेक्नोलॉजी हमारे कॉस्ट को और हमारे प्राइस को भी इन्फ्लुएंस करेगी। तो वी हैव टू एक्ट वेरी फास्ट, वी हैव टू हैव द फोरसाइट एंड विजन टू इवैल्यूएट के भाई फ्यूचर में जाके क्या हमें इनोवेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे या नहीं लाने पड़ेंगे, और उसका क्या कॉस्ट या क्या इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे, हमारे एंटरप्राइज पे पड़ेगा। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स जो आपको समझ में आए। मेन चीज ये है कि सारे कीवर्ड्स जो है वो आपको एज इट इज लिखने की जरूरत होगी। समझना एंटरप्रेन्योरशिप को या ईटीबी को इजी है, इसके वर्ड्स याद करके इसको लिखना थोड़ा डिफिकल्ट। जितनी बार आप इन पर्टिकुलर कंटेंट को बार बार देखोगे तो उतना ज्यादा आपके लिए आसान होता जाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट अ पिक्चर मेमोरी ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। इस वजह से इतना एफर्ट लेके मैं इतने इमेजेस डाल रहा हूँ, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट इमेज के बेसिस पे आपको कुछ कीवर्ड्स अगर याद रह गए या फिर एक सीक्वेंस बन गया आपके दिमाग के अंदर इन टर्म्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स, तो दैट इज इन इटसेल्फ एन अचीवमेंट फॉर मी कि भाई एटलीस्ट उतने तक मैं आपकी हेल्प कर पाया फॉर दिस सब्जेक्ट। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। अभी छोटा सा एक कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो वो पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, जहाँ पे ट्रेंड स्पॉटिंग और क्रिएटिव प्रोसेस एंड इनोवेशन के बारे में बात करें। 3 छोटे छोटे टॉपिक्स है, दैट विल बी अ शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो विद विच विल वाइंड अप दिस पर्टिकुलर चैप्टर।